क्वेश्चन नोट करिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मैं आपको भी फोटो खींच के भेज दूं? हाँ भेज दो, दूसरे वाले नंबर पर भेज देना। नोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग। सर मैं बता ही देता हूँ, अभी मेरे पास फोन नहीं है। क्या क्या कह रहे हो? सर मैं बता ही देता हूँ, फोन नहीं है अभी मेरे पास। तो फोन टाइप करके भेज दो ना यहाँ पर, इस पर जूम की चैट पर भेज दीजिए। ओके सर। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर बिटवीन potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Full stop. Calculate the resistance between these points. Calculate the resistance between these points. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर, तो वायर के दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है हमको 0.1 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू गिवन है, V जो है V की वैल्यू गिवन है 0.1 वोल्ट, ठीक है। और करंट दे रखा है 2 एम्पियर। वो पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस निकालिए भाई। हाँ, by using Ohm's law, V is equal to IR, it implies that R is equal to V upon I। V हो गया 0.1 और I हो गया 2। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 0। अब आप क्या करिए, 1/20 है ना, 0.05। हम क्या करेंगे, ऊपर एक 0 लगा दो और नीचे भी एक 0 लगा दो। अब क्या होगा, 200 और 2 5 तो ये हो गया 5/100, और 5/100 को हम क्या बोल सकते हैं, 0.05 ओम्स। 0.05 ओम्स, बताइए क्लियर है? यस सर। ऐसे ही मतलब इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे 0.1 था तो पॉइंट गया, तो बोलो बोलो क्लियर है सर? 2 0 लगा। हाँ, मैंने क्या करा कि पॉइंट लगा, पॉइंट था यहाँ पर, तो पॉइंट हटाया तो एक 0 आ गया, तो तब तो हो गया था 1/20। फिर मैंने एक 0 यहाँ भी लगा दिया और एक 0 यहाँ भी लगा दिया। हम ऐसा कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे मैथ्स में भी कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं। ऊपर और नीचे मैंने 10 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये 0.05 ओम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। देख रहा हूँ, a simple electric circuit a simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of a simple electric circuit has a 24 volt battery a simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohms and
A simple electric circuit has a 24-volt battery and a resistor of 60 ohms. Full stop. What will be the current in the circuit? What will be the current in the circuit? What will be the current in the circuit? Question mark. The resistance of the connecting wires is negligible. Hmm? The resistance of the connecting wires is negligible. Resistance of the connecting wires is negligible. इसमें इन्होंने दिया है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। एक कोई सर्किट दे रखा है, उसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 24 वोल्ट की है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है हमें 24 वोल्ट। उसके बाद एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ओम्स, यानी कि रेसिस्टेंस दे रखा है 60 ओम्स। तो आर जो है 60 ओम्स, ठीक है। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उसमें किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब सारा रेजिस्टेंस तो बस इतना ही है। व्हाट विल बी द करंट? करंट पूछ रहे हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। V is equal to IR. It implies that I is equal to V upon R, मतलब I is equal to 24 upon 60, 6 times the 60, 6 4 the 24, 4 upon 10 यानी कि 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। अगला देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक आयरन, an electric iron draws a current of 3.4 ampere. An electric iron, an electric iron draws a current of 3.4 ampere. Draws a current of 3.4 amperes from the 220 volt supply line. From the an electric iron draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. Full stop. What current will this electric iron what current will this electric iron draw and connected to draw and connected to 110 volt supply line. Connected to 110 volt supply line. टेन वोल्ट सप्लाई लाइन। तो हमने ना ये देखा था ओम्स लॉ में, ये देखा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हम देख चुके हैं। और यहाँ पर
जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है रेजिस्टेंस, कैपिटल आर, वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब किसी भी सर्किट में या किसी भी वायर में कुछ भी हो जाए, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो दो केसेस दे रखे हैं। पहला केस है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पीयर, यानी कि करंट दे दिया फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, यानी कि वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज है करंट है, इन दोनों की हेल्प से उसकी सप्लाई बढ़ा दें वो बढ़ ही तो रहे हैं अभी। अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो उसकी रेजिस्टेंस तब भी रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, जो पहला केस देखेंगे इसमें, पहला केस देखिएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दे तो करंट की सप्लाई कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे ना तो करंट पर और वोल्टेज पर दोनों पर फर्क पड़ेगा, दोनों पर फर्क पड़ेगा, दोनों पर। रेजिस्टेंस बढ़ा के रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका यह है कि हम कोई और एडिशनल रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे अगर हम, तो रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। तो यानी कि करंट को वो और ज्यादा कंज्यूम करेगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ाने से। समझ गए? यहाँ ये दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो इलेक्ट्रिक आयरन अगर 220 वोल्ट की वोल्टेज पर काम करती है तो वो इतना करंट कंज्यूम करती है। तो पहले मैं इस केस में रेजिस्टेंस निकाल दूंगा। मैंने ये बोला केस फर्स्ट में देखिएगा, केस फर्स्ट में जो वोल्टेज दे रखा है वो है 220 वोल्ट और जो करंट है वो है 3.4 एम्पियर। 220 वोल्ट और करंट दे रखा है 3.4 एम्पियर। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। तो जहां से मैं R की वैल्यू निकाल दूंगा, R is equal to V upon I. It implies that R is equal to V कितना है 220 और I है 3.4। पॉइंट लिया तो ऊपर 0 आ गया। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 17 जा 34, 2 1 जा 0 0, तो 1100 अपॉन 17 ओम्स। ये उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा रेजिस्टेंस। तो केस सेकंड देखते हैं, उन्होंने बोला व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ। अब ये इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट खींचेगा व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, यानी कि केस सेकंड में जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट कर दिया गया। रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, रेजिस्टेंस तो यही रहेगा, सेम है इलेक्ट्रिक आयरन 1100 अपॉन 17 ओम्स। तो पूछ रहे हैं कि करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, V है R है, करंट निकाल लेंगे भाई, V है और R है, I निकाल दूंगा मैं। बताइए क्लियर है? ठीक है, तो मैं ये कहूंगा भाई ओम्स लॉ V is equal to IR, it implies that I is equal to V upon R। अभी V upon R मतलब V divided by R, तो V कितना 110 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1100 अपॉन 17। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका। 110 मल्टीप्लाइड बाई 17 अपॉन 1100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 10 का 110 17 1.7 एम्पियर। बताइए जी क्लियर है? यस सर। इसको कैसे? क्योंकि 110 अपॉन 1100 अपॉन 17। हाँ बेसिकली वही हुआ, ऊपर ही मल्टीप्लाई हुआ। वो जैसे आपको ठीक लगे, जैसे ठीक लगे वैसे करो। हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने का तरीका आपको जो बेस्ट लगता हो ऐसे करो। सब बताइए जी, सभी को क्लियर है? 1.7 एम्पियर आ गया। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो ग्राफ बनता है इसके वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। उस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। कई बार एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ आ जाएगा पेपर में और ग्राफ पर एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं इसका, तो ग्राफ का। हाँ तो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन बड़ा आसान है, बताता हूँ।
सर पहले वो क्वेश्चन बताए थे, मैंने डाउट पूछा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी का ही है? यस सर, इलेक्ट्रिसिटी का। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, अभी बता रहा हूँ कि बस 2 मिनट रुक जाओ जरा। ग्राफ बिटवीन V एंड I, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है, क्या होता है कि वोल्टेज और करंट, ये हमने ओम्स लॉ में देखा कि वोल्टेज और करंट हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, और कैसा, वो देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन है दिवस? सर 35 का ऊपर वाला। तो इसमें 3 पार्ट है, ABC। हाँ देख रहा हूँ बेटा, सीरीज और पैरेलल वाले हैं, पहले मैं वहां तक पहुंच जाऊं जरा। पहले मैं वहां तक पहुंच जाऊं, फिर उसके बाद बताऊंगा सीरीज और पैरेलल भी कनेक्शन भी है इसमें, और पावर भी है। एक क्लास और लगेगी वहां तक पहुंचकर, फिर इस न्यूमेरिकल को भी कराऊंगा। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, अब देखिएगा ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। वी और आई के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो देखो हमेशा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन किस तरीके से, वो देखिएगा ऐसे। इधर अगर वोल्टेज है और इधर अगर करंट है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब जितना एंगल इससे है उतना ही एंगल इससे है। वो 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो ऐसा क्यों बनता है? वो ऐसा इस वजह से बनता है, वैसे ही उधर भी पड़ता है, मतलब वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप सीधा सीधा ये बोलेंगे कि अगर ग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपके पास आता है, तो आपको बस एक ही लाइन लिखनी है। आप सिर्फ ये लिखेंगे, बिकॉज एज पर ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, देयरफॉर graph between voltage and current will be a straight line as shown। बस इतना। और अगर ये ग्राफ बना हुआ आ जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन पूछे, तो बस एक लाइन लिखनी है, बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बस, और कुछ नहीं। तो मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्ट भी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, और वोल्ट इसी बढ़ेगी तो पर करंट। तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए, इसी चीज को समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल है, वो मैं कराऊंगा, 2017 में आ भी चुका है। तो मैं वो लिखवा रहा हूँ, नोट करेंगे द वैल्यूज ऑफ करंट आई। और इसका थोड़ा सा ही एक्सप्लेनेशन है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में भेज दूंगा, उसको मैं नोट नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पर, वो आप अपने आप देख लेना। उसमें कोई भी चीज उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ ये है कि जब भी कभी वोल्टेज और करंट के बीच में हम कोई ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ करंट आई, the values of current I flowing through a coil, the values of current I flowing the values of current I flowing through a coil for the corresponding values of the potential difference, or the values of current I flowing through a coil for the corresponding values of the
for the corresponding values of the potential difference, for the corresponding values of the potential difference, V across the coil are shown below. V across the coil are shown below. कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इधर दे रखा है आई, एम्पियर्स में, इधर दे रखा है वी वोल्ट्स में, आई है एम्पियर्स में, वी है वोल्ट्स में, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30 और 0.40। ये करंट की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। और करंट की अगर वैल्यू किसी भी कॉइल में अगर करंट की इतनी वैल्यू है तो वोल्टेज की कितनी वैल्यू है? 0.85, 1.70, 3.5, 5.0 और 0.68, 0.68। Plot a graph between V and I and calculate the resistance of the coil. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of the coil. And calculate the resistance of the coil. ये लास्ट वाली वैल्यू जो है इसको ठीक कर दीजिए, 0.68 नहीं है, 6.8 है, 6.8 है, 0.68 नहीं है, 6.8 है। आप देख रहे हैं ना लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती ही रहनी चाहिए। क्यों? आप देखिए करंट लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले 0.05 था, 0.05 के बाद फिर करंट बढ़ के 0.10, फिर 0.20, 0.30, 0.40। वोल्टेज पहले 0.85, फिर 1.70, फिर 3.5, फिर 5, फिर 6.8। तो इधर करंट बढ़ रहा है, इधर वोल्टेज बढ़ रही है, इसका मतलब वैल्यूज मेरे को ठीक गिवन है कि करंट के बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ेगा तो I भी बढ़ना चाहिए। अब इसके बीच में मेरे को एक ग्राफ बनाना है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर जैसे हमने लिया x एक्सिस पर वोल्टेज और y एक्सिस पर I, तो आप x एक्सिस पर वोल्टेज ले लो, y एक्सिस पर I ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रहे कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता, दैट मीन्स हमने कहीं गलती करी है या फिर कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक वैसे बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। उसे जो हम एक्सिस बनाएंगे फिर वाइंडिंग ग्राफ तो 0 पॉइंट्स में बनाएंगे। अभी बताता हूँ। ओरिजिन पर तो आपको 0 ही लेना है। यस देखिए कौन है। अब आप यहाँ पर देखो कि 0.85 है, 0.85 से लेकर 6.8 तक जा रहे हैं, है ना? तो लगभग लगभग आप क्या करिए, किसी का मल्टीपल भी नजर नहीं आ रहा है,
तो 5 अभी बता रहा हूँ तो 5 जैसे रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इतने सारे केसेस हैं, हम ये जानते हैं कि रेसिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट होता है, रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो हम 2-3 केसेस में निकाल कर देखेंगे जरा रेसिस्टेंस। आप एक काम करो, जैसे मान लो ये है वोल्टेज अपॉन करंट, भाई रेसिस्टेंस क्या होगा, R V अपॉन I, ये होता है। तो अगर मैं पहले वाला वोल्टेज ले लूं 0.85 अपॉन 0.05, 0.85 अपॉन 0.05, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कट गया 5 17 85, 17 ओम आ गया रेसिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा केस देखो, प्रूव करना है कि ये कुछ प्रूफ नहीं करना है, कुछ प्रूफ नहीं करना, कोई मतलब दूसरा हमने डीलर कहा बोलेगा कि ये कांस्टेंट है पहले रेजिस्टेंस, रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, है ना। सर हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे तो कांस्टेंट आ गया, तो हम फिर आगे मतलब दो टू तो पहले एक बार बात सुनिए, मैं पहले सबसे पहले ग्राफ बनाना चाहता हूँ, कैलकुलेट मुझे रेसिस्टेंस भी करना है, लिखा हुआ है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कैलकुलेट रेसिस्टेंस भी करना है, लेकिन मैं ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ कि मुझे प्रॉपर स्केल मिल जाए, कि मुझे 1-1 का गैप रखना है, 2-2 का या 5-5 का, कितने का गैप रखना है, मैं वो देखना चाहता हूँ, समझ गए। तो देखिएगा, मैं दूसरे केस में अगर रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो भी V अपॉन I 1.70 अपॉन 0.10, तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया और 0 से 0 कट गया, तो भी 17 ओम ही आ रहा है। ऐसे ही तीसरा केस देखेंगे तो 3.5 V अपॉन I, ये है 3.5 अपॉन 0.20, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसे 3.50 कर दो और फिर पॉइंट से पॉइंट काट दो। ठीक है, अब ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 17.5, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 17 ओम बोल दूंगा, है ना। थोड़ा बहुत वेरिएशन, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, अगर ये 3.4 होता तो 17 के टेबल में आता। तो कुल मिलाकर मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मल्टीपल्स हैं ये सारे 17 के मल्टीपल्स हैं, 17 5 जा 85, 17 10 जा 170, अगर पॉइंट को भूल जाए हम 17, अगर ये 3.4 है तो 17 2 जा 34, ये 50 है, 50 17, ये भी 5.1 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68, ये होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 0.85 है, मैं 0.17 का गैप लूंगा वोल्टेज में, इसीलिए मैंने ग्राफ अभी बनाया नहीं था, पहले आपको समझा दूं। तो आप ये देखिए यहाँ पर 0 है, मैंने सबसे पहले ले लिया 0.17, ठीक है, फिर अगला मैं लूंगा 0.34, फिर अगला लेंगे 0.51, फिर 17 फोर का कितना होता है 68, 0.68, 17 5 का 85, तो 0.85, 17 6 का 102, 102, तो 1.02, 0.17 ले लो ना, तो 1.02, अच्छा 17 7 का कितना 119, तो 1.19, 17 8 का कितना होता है 87 का 56, और कितना 1.36 हो गया। 1.36 के बाद देखिए मतलब ये काफी आगे तक जाना है, हमें जरूरत पड़ रही है यहाँ पर 6.8 तक है, हमें काफी आगे तक जरूरत पड़ेगी। 40 इतने सारे डिवीजन की जरूरत नहीं। एक काम करो कि छोड़ो इतने सारे डिवीजन मत करो, हम आसपास का डेटा लेंगे, ये 6.8 तक है, तो आप एक काम करो, आप ना एक एक का गैप ले लो और थोड़ा बड़ा दिखा देना उसको,
1 का गैप ले लेते हैं और 7 तक लेते हैं। मैंने 1 दिखा दिया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है। ये ऑनलाइन वालों को सबको दिखाई दे रहा है बेटा? 7 तक दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को सबको? सर ठीक है। अब ऐसे ही वाई एक्सिस पर आप देखेंगे, वाई एक्सिस पर मेरे को करंट लेना है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू 0.40 तक जा रही है, तो यहाँ तो 0.05 का गैप ले सकता हूँ मैं। 0.05, फिर अगला 0.10, फिर अगला 0.15, फिर अगला 0.20, फिर 0.25, फिर 0.30, फिर 0.35 और फिर 0.40। इससे आगे कोई वैल्यू आई नहीं, ये इतनी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये हमारा हो गया आई, ये हो गया एम्पियर्स में, करंट हो गया एम्पियर्स में। अब आप देखिए 0.85 पर करंट की वैल्यू है 0.05, तो 0.85 लगभग इससे थोड़ा यहाँ पर होगा, है ना भाई। 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8, तो 0.85 क्या है, 0.8 के आसपास, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.05। मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, जी समझ में आया? ठीक है, हाँ समझ गए। इसके बाद देखिए अगला है 1.70। 1.70 का मतलब 1.7 वो क्या होगा, 2 से जरा सा छोटा, 2 से जरा सा छोटा, तो 2 से जरा सा छोटा मतलब यहाँ पर आएगा 1.7 पर वैल्यू क्या आ रही है 0.10, 1.7 पर वैल्यू आ रही है 0.10, तो यहाँ तक चलिए एक डॉट ये लगा दो आप 1.7 पर 0.10। उसके बाद अगला देखिए 3.5 पर वैल्यू है 0.20, तो 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में होगा, तो यहाँ पर वैल्यू है 0.20। ये हो गया। ठीक है, देखो ठीक है, तो ये हो गया। ये उसके बाद अगला देखिए 5 पर वैल्यू है 0.30, 5 पर वैल्यू है 0.30। मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। 6.8 पर वैल्यू है 0.40, 6.8 कहाँ होगा, 7 से थोड़ा सा पहले, तो इस पर वैल्यू है 0.40। ये डॉट आ गया, फिर आप स्केल लेकर इन डॉट्स को बढ़ाते चले जाओगे तो आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये तो ग्राफ हो गया इसका। तो यहाँ से इस ग्राफ से मुझे ये समझ में आता है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनता है। क्लियर है? बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है? ये चले आगे। यस सर। और हम ये कहेंगे कि जब रेजिस्टेंस इन्होंने पूछा है ना, तो हम यहाँ पर बस एक सेंटेंस लिखेंगे कि टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट। वोल्टेज की कोई भी वैल्यू लो, 1 2 3 4 5 वैल्यू दे रखी, किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली वही वाला करंट लो, जब आप वैल्यू निकालोगे वो 17 ओम ही आएगा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, चाहे कोई भी वैल्यू लीजिए, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 17 ओम ही आएगी। बताइए क्लियर है? आगे चलें।
उसके बाद छोटी सी डेफिनेशंस हैं, 2-3 आपको वो लर्न करनी होंगी कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। तो वो फैक्टर्स देख लीजिए, 4 फैक्टर्स हैं। हाँ, नोट चाहे तो कर दो, न्यूमेरिकल सारे करो, लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके लिए मैं आपको कंप्लीट नोट्स भेज रहा हूँ। ठीक है, वो मैं ये सोचकर भेज रहा हूँ कि थ्रू आउट द ईयर कुछ बच्चों के नोट्स शायद अरेंज्ड हैं, कुछ बच्चों के नोट्स अरेंज नहीं है, तो इस वजह से मैं सारे नोट्स भेज रहा हूँ ताकि नोट्स सबके पास एक जगह हों सही फॉर्मेट में। ठीक है ना, तो फिर नोट्स के लिए भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी लास्ट टाइम, इसलिए तो नोट्स चाहे तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो बोल रहा हूँ चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो एग्जैक्टली वही मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। इसमें बस न्यूमेरिकल्स जो बोल रहा हूँ वो न्यूमेरिकल्स जरूर साथ साथ नोट करते रहना, लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है। सर बोलिए। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को हम ये बोल सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कंडक्टर। देखो, अगर रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा ना, अगर रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा तो करंट से कोई लेना देना नहीं है। करंट को बढ़ाना या घटाना वो मेरे हाथ में है। करंट को बढ़ाना या घटाना वो मेरे हाथ में। भाई करंट सप्लाई करने वाले कौन है, हम है ना। हम करंट सप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन देखा था इलेक्ट्रिक आयरन वाला, ऐसे ही कितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं। जैसे मान लो हमारे घर में कोई फैन लगा हुआ है, तो आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं, आपने कभी सुना पंखा फूक गया, खराब हो गया, उसकी वायरिंग वगैरह जल जाती है ना। उसको बोल देते हैं फूक गया। फूक गया का मतलब ये थोड़ी है कि उसमें आग लग गई, है ना। क्या होता है कि उसकी एक रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है कि भाई इसका रेसिस्टेंस सिर्फ इतना है, 15 ओम है। अब आपने उसमें मान लो इतने ज्यादा करंट या इतनी ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर दी। अगर वोल्टेज ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली करंट अपने आप ही बढ़ रही है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपने वोल्टेज या करंट ज्यादा अगर सप्लाई कर दी तो उसका रेसिस्टेंस उसको झेल ही नहीं पाएगा, रेसिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो रेसिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ही है। उनका करंट से और वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। रेसिस्टेंस एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो। इस क्वेश्चन में भी हमने ये देखा है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो करंट है वो भी अपने आप बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस लेकिन सेम रहेगा। हर जगह रेसिस्टेंस 17 ओम ही आ रहा है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस के फैक्टर्स को करंट और वोल्टेज में कंफ्यूज मत करना। ठीक है, चलूं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, सबसे पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R is directly proportional to L। रेजिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देंगे तब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहली चीज। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर किसी भी रेजिस्टेंस का, जैसे मान लीजिए लेंथ है, मान लो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, एक वायर है, तो इसमें जो इसकी लेंथ है वो ये होती है। अगर आप खींच के इसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
ये वायर है, तो वायर जनरली सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो ये जो पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड इट्स एरिया, दिस इज कॉल्ड ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब जनरली हम क्या लेते हैं कंडक्टर के नाम पर, ये कंडक्टर है, ये जो वायर है ना ये कंडक्टर, और जो वायर होती है वो अंदर से सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, वो सिलेंड्रिकल होती है, तो ये जो उसका एरिया है इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया बढ़ा देंगे हम, मतलब वायर को अगर हम मोटा कर देंगे, एरिया बढ़ा दिया ना फिर हमने उसका, तो अगर हमने वायर को मोटा कर दिया तो इसका मतलब हमने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये थ्योरेटिकल है, इसमें मैं आपको बताता हूँ नेचर ऑफ मटेरियल क्या है कि the electrical resistance यानी कि resistance depends on nature of material of which it is made. Some materials have low resistance whereas other have high resistance. कुछ का resistance कम होता है, कुछ का resistance ज्यादा होता है। For example, if we take two similar wires having equal length and diameter of copper metal and nichrome alloy, अगर हम कोई दो अलग अलग सब्सटेंस ले लेते हैं, कोई दो अलग अलग वायर ले लेते हैं जिसकी लेंथ भी सेम है, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है जिसका बना हुआ है, एक तो कॉपर का बना हुआ है और एक बना हुआ है निक्रोम अलॉय का। ठीक है, निक्रोम अलॉय जो है वो क्या होता है, निकल और क्रोमियम इन दोनों के मिक्सचर से वो अलॉय तैयार होता है, निक्रोम। बेटा मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, अभी रेसिस्टेंस की बात, अभी रेसिस्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। रेसिस्टिविटी भी इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और यही इन फैक्टर से डिफाइन होती है। अभी आ रहा हूँ रेसिस्टिविटी पर। ठीक है सर मेरा डाउट था नेचर, मतलब नेचर ऑफ, एक मिनट, हाँ बताओ क्या कह रहे हो। मेरा डाउट था कि जैसे नेचर ऑफ मटेरियल बताओ तो रेजिस्टिविटी तो होती है शायद। नेचर ऑफ मटेरियल जो है ना, नेचर ऑफ मटेरियल ये होता है कि एक तो आपने ले लिया कॉपर का वायर, एक आपने ले लिया एल्यूमिनियम का, तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेसिस्टेंस कम है, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगी आपके पास पेपर में। आपसे बस पूछा जाएगा कि अगर दो वायर हैं, उनका उनका जिस मटेरियल के वो बने हुए हैं, अगर वो मटेरियल अलग अलग हैं तो क्या उनका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा? आप कहोगे यस, उनका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। समझ गए? यस सर। हाँ, अभी सिर्फ रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बस 5 मिनट रुक जाओ फिर मैं रेसिस्टिविटी पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, बट अगर दोनों वो जो है वायर इन दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शन सेम है, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों ही वायर हैं और दोनों का लेंथ भी सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन मटेरियल डिफरेंट है, तो रेसिस्टेंस भी अलग अलग है। ठीक है, आप दोनों ही वायर मान लो कॉपर के हैं, हम घरों में जो वायर यूज करते हैं सब कॉपर के वायर यूज करते हैं, तो दोनों ही वायर कॉपर के हैं, उनमें एक का लेंथ ज्यादा है दूसरे का लेंथ कम है, तो जिसका लेंथ ज्यादा है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। या फिर दोनों ही कॉपर के हैं, एक का एरिया ज्यादा है एक का एरिया कम है, तो जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, लेकिन जहां मटेरियल ज्यादा है क्या? जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेसिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, है ना। तो हम ये कहते हैं कि अगर लेंथ भी सेम है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई मटेरियल अगर अलग अलग है तो रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है ना कि मटेरियल ये है, इस मटेरियल के हिसाब से आप रेसिस्टेंस, ये फैक्टर। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर है बेटा मटेरियल। मटेरियल तो होगा ना सिल्वर। सबसे अच्छा सिल्वर है, लेकिन सिल्वर की वायर बनाते नहीं है, सिल्वर की वायर बनाते नहीं है, पता चला आपने इलेक्ट्रिशियन को सिल्वर का वायर दिया वो चोरी करके भाग गया, है ना। ड्यू टू कॉस्ट कॉन्स्टेंट्स, कॉस्टली होता है, कॉस्ट ज्यादा होती है, इस वजह से कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर भी कॉस्टली होता है, कॉपर भी कॉस्टली होता है। आपने पता नहीं न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या नहीं, चलो छोड़ो। इसमें है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल इस पर भी डिपेंड करता है कि अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। चौथा है टेम्परेचर।
चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर कम तो रेसिस्टेंस कम, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका हाँ किसका टेम्परेचर? वायर का, वायर का, जिस वायर की भी हम बात कर रहे हैं या जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर हाई होगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता है। जब कंजम्पशन बढ़ता है तो हम कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, गर्मियों में मैंने इतना तो कुछ करा नहीं लेकिन बिल ज्यादा क्यों आ रहा है। तो ये हमेशा होता ही है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है तो जो वायर्स भी हैं, जो घरों में वायर भी लगे हुए हैं, उन वायर्स का भी टेम्परेचर बढ़ता है, और उसी प्रोपोर्शन में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उनकी एबिलिटी टू रेसिस्ट करंट, यानी कि करंट को अपने अंदर खींचने की एबिलिटी वो भी बढ़ जाती है, और वो बढ़ती है तो आपका अकॉर्डिंगली बिल भी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद बेटा इन सब चीजों पर, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हुए खास तौर पर दो फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करेंगे हम, एक तो लेंथ पर और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। डिपेंडिंग ऑन दीज टू फैक्टर्स एक नई टर्म डिफाइन होती है, उसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। लेकिन रेजिस्टिविटी भी तो एक फैक्टर होता है ना। रेसिस्टिविटी भी एक फैक्टर होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी डिफाइन इन्हीं फैक्टर्स से होता है, तो इस वजह से उसको बोला नहीं जा सकता। सर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल रेजिस्टिविटी कितनी जा रही है उसके बेसिस पर नाम रेसिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और जो हम ये देखते हैं ना, जो हमारे एसी होते हैं, है ना, एयर कंडीशनर जो होते हैं, इनका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं। बेसिकली ये जो एयर कंडीशनर्स हैं ये भी हीटर ही हैं, ये हीटर है, हीटर, ये हीटर। चलो जब आप अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, जब 11th क्लास में आ जाओगे तो आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगी, उसमें हंसने की क्या बात है, डाउट है 11th में आने में? हाँ? ये हंस रहा है, बस के नहीं अच्छा ये भी हंस रहा है। चलो देखो ऐसा है कि रेफ्रिजरेटर को हम तो रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसको हीट पंप बोला जाता है। हीट पंप, आप कहोगे कि हीट पंप कैसे? उसमें जो कंडेंसर होता है ना वो पीछे लगा रहता है, और वो हीट फेंकता है, हीट को पंप करता है। तो वो हीट फेंकेगा कहाँ से? हमने जो भी गर्म सब्जी वगैरह कुछ भी अगर हमने फ्रिज के अंदर रखा है ना, तो वो उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करता है अपने अंदर, पंप है। तो इट एक्ट्स लाइक अ वैक्यूम पंप जो उसकी हीट को खींचता है। जब वो उसकी हीट को खींचेगा तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ ठंडी वेव्स फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग में भेज देता है। आप कभी भी घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसकी साइड को टच करके देखना, बड़ी गर्म होती है वो, नोटिस करा है? वो बड़ी गर्म होती है क्योंकि साइड से भी हीट रेडिएट होती है, अंदर का पूरा पोर्शन ठंडा रखता है। सेम फंडा जो है वो एसी का भी है। एसी को भी हीट पंप कहा जाता है। एसी के पीछे अगर आप खड़े हो जाओ तो 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, वो इतनी गर्मी फेंकता है पीछे से, आगे से ठंडा होता है, पीछे से गर्म। बट वो तो खुली नहीं सोचता, कौन? मतलब एक तरह से तो वही सोच रहा वो यही कर रहा है, वो यही कर रहा है कि अंदर फैन लगा हुआ है, अंदर फैन लगा हुआ है, उसने हीट पूरी की पूरी एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकी। तो जब वो हीट अंदर से खींच के बाहर फेंक रहा है और एक फैन चला हुआ है तो ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी हवा आ रही है। हाँ, वो कूलिंग इफेक्ट देता है बस। तो सर ऐसा तो एक टाइम पे आके इसी को पीछे से भी ठंडी हवा छोड़ देती है। हाँ, वो क्या होता है कि जो हम हैं, ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं, हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगातार हीट कंटेंट जो है वो बढ़ाती रहती है। उसके बाद देखिएगा जी, हम ये कहेंगे एज वी हैव सीन दैट, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Since R is directly proportional to length and R is directly proportional to 1/A, इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हम ये कहेंगे R is directly proportional to L/A। समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कभी भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन बीच में लगा रहता है, उसको हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं। दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रेसिस्टिविटी। तो R इज इक्वल टू रो, रेसिस्टिविटी होती है रो L/A, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L/A। अब
रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, पैरेलल, पावर, ये कल करवाता हूँ आपको, बस यहीं तक का समझ लीजिए, आगे कल करवाते हैं। अच्छा, और ना एक चीज आप सभी बच्चों से डिस्कस करनी थी, 2 मिनट रुकिएगा।